नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉलम के लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सुनील जी। अरविंद जी, इस बार जो आपने लिखा है कैलाश विजयवर्गीय जी को लेकर लिखा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी हमेशा एक अलग अंदाज में अपने आप को पेश करते हैं और किसी भी बात को सच को कहने से नहीं चूकते हैं। क्या आगे का माजरा है? देखिए बिल्कुल सही है। कैलाश विजयवर्गीय की पहचान हमेशा जनता के लिए लड़ने वाले नेता की। इंदौर में जब 20 मई को मुख्यमंत्री के इंदौर से रवाना होने के बाद लॉकडाउन में सख्ती को लेकर जो आदेश जारी हुआ, तो कैलाश विजयवर्गीय को एहसास हुआ कि इससे जनता की परेशानी बहुत बढ़ने वाली है। तो अगले दिन उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि भाई ये जो निर्णय लिया है ये अलोकतांत्रिक है और तानाशाही वाला निर्णय है। और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कहूंगा कि जब इंदौर अनलॉक इंदौर की ओर जा रहा है तो हमें यह निर्णय लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार तो होना ही चाहिए, जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों को साथ में बैठकर और इस निर्णय को वापस लेने के बारे में विचार करना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय का यह ट्वीट जनता की भावना के अनुरूप था। लोगों ने इस ट्वीट को हाथों हाथ लिया और कैलाश विजयवर्गीय हीरो बन गए। क्योंकि देखिए सुनील जी, जनता अगर परेशान होती है तो जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि उसकी आवाज को उठाया जाए। अभी देखने में यह आ रहा है कि इंदौर के जनप्रतिनिधि जो है वो जनता की आवाज को उठाने के बजाय सरकार के प्रशासन के फैसलों के पीछे चल पड़े हैं। तो ऐसे में जनता की परेशानी कौन जाने। अब आप बताइए कि रात को आदेश जारी हो जाए कि कल से सुबह से किराने की दुकानें बंद हैं, साग सब्जी नहीं मिलेगी, तो जनता कहां जाएगी। वो लोग जो अपने 2 वक्त के राशन का बंदोबस्त जैसे तैसे गली मोहल्लों की दुकानों पर जाके करते हैं या 10-20 रुपए की सब्जी तरकारी लेके और अपना घर चलाते हैं, उनके लिए तो मुसीबत खड़ी होना है ना। कोई एक दिन का लॉकडाउन नहीं, 8 दिन की सख्ती है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने जनता के मिजाज को भापा, बहुत पैने अंदाज में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। आपने ठीक कहा, कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी जगह सही हैं। आपने एक बात इस बातचीत के दौरान कही कि इंदौर के जो जनप्रतिनिधि हैं वे सरकार के कामों की सराहना करने के अलावा कोई बात नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी जो आदेश देकर गए, जिला प्रशासन ने उसका पालन किया और मुख्यमंत्री के आदेश का वे विरोध नहीं कर पाए, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष आए जब उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। देखिए सुनील जी, पहली बात तो अगर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं तो जब मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस मुद्दे पर बात चल रही थी तो उन्हें जनता का पक्ष मजबूती से रखना था। और दूसरा ये था मेरा कहना कि कम से कम जनप्रतिनिधि यह तो कह सकते थे ना कि इस सिस्टम को लागू भी करना तो एक दिन का समय दीजिए ताकि लोग अपनी जरूरतों का इंतजाम कर सके। जो जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने चुप थे, वो अगले दिन जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा इंदौर आए तो उनके सामने मुखर हो गए, अपना दुखड़ा रोने लगे और उन्हें तब जनता की चिंता होने लगी। ये इसलिए हुआ कि तब तक पब्लिक का फीडबैक इन जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच चुका था कि आपने जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय बहुत गलत हैं, जनता की परेशानी को बढ़ाने वाले हैं। तो अब क्या करते, मुख्यमंत्री के सामने तो चुप रहे, तो कम से कम उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष के सामने बोले। और वी.डी. शर्मा भी इतना ही कह पाए कि दिखवाते हैं, मुख्यमंत्री से बात करते हैं और अगर पुनर्विचार की कुछ संभावना हुई तो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। यही कहानी है कुछ। छतरपुर में जो हीरो की खदान को लेकर जो मामला चल रहा है उस पे अनिल दवे जी, स्वर्गीय अनिल दवे जी, उनके परिजनों ने आपत्ति जताई। देखिए अनिल दवे जब केंद्र में पर्यावरण मंत्री थे तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में हरियाली इस प्रोजेक्ट से नष्ट होना है, हरियाली की कीमत पर हम इस प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अनुमति मिल गई है, एक निजी कंपनी ने वहां पे वृक्षों की कटाई भी शुरू कर दी है। तो अनिल दवे तो अब है नहीं, उनके भतीजे निखिल दवे और उनकी पत्नी धरा ने इस मुद्दे पर सरकार से एक मार्मिक अनुरोध किया है, देश के तमाम पर्यावरणविदों को साथ में लेकर अनुरोध किया है कि इस दौर में आप अनिल दवे से आपका जो कमिटमेंट था, उनकी पुण्यतिथि के मौके पर आपने जो कहा था उसे पूरा कीजिए। इस हजारों हेक्टेयर में फैले इस जंगल को बचाइए, हीरे की कीमत पर जंगल को नष्ट मत होने दीजिए। तो बहुत इमोशनल अपील उन्होंने की है। देखते हैं इसका क्या असर होता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो आने वाले समय में हीरे के लिए उत्खनन होना है उसके लिए हजारों हेक्टेयर में हरा भरा जंगल, छतरपुर का
जो जंगल है वो बड़ा, सागवान का जंगल, वो बहुत बड़ा जंगल है, इतना ऐसा जंगल है कि अब हम कल्पना नहीं कर सकते, और वो नष्ट होना है और पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होना है। तो देश भर के पर्यावरणविद भी इस मुद्दे पर निखिल और धरा के साथ। हिंदी फिल्मों में गाना बड़ा लोकप्रिय है, दिल दीवाना, माने ना। और वही भाजपा के जो वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे, उनका दिल भी बहुत मचल रहा है आजकल, क्या कहते हैं? देखिए, कृष्ण मुरारी मोघे का दिल अक्सर मचलता रहता है, खासकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। हम मोघे जी को उस दौर में देख चुके हैं, 1990 में वो मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी, तब इंदौर के संगठन महामंत्री थे, और तब मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा इंदौर आते थे तो मोघे जी के दरबार में हाजिरी भरने आते। 1993 और 1998 में भले ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन 230 टिकटों के बंटवारे में कृष्ण मुरारी मोघे की बड़ी अहम भूमिका रही। 2003 में फिर वो संगठन महामंत्री की भूमिका से अलग हो गए थे, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिन ब दिन बढ़ती गई। चूंकि पार्टी के वजनदार नेता थे, उनका नेटवर्क था, और संगठन में रहते हुए उन्होंने एक बड़ी टीम तैयार की थी, तो पार्टी ने उन्हें 2004 में खरगोन से लोकसभा का टिकट दिया। वो जीत गए, सांसद बन गए, लेकिन बाद में उनका चुनाव अयोग्य हो गया, अवैध घोषित कर दिया। तो उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में कृष्ण मुरारी मोघे चुनाव हार गए। उसके बाद इंदौर में जब महापौर के चुनाव का मौका आया, तो पार्टी के नेताओं के बीच में इतनी खींचतान मची, सुनील जी, के मुख्यमंत्री को लगा कि इस खींचतान के बीच कृष्ण मुरारी मोघे को टिकट दे दिया जाए तो सबसे बेहतर होगा, और अंततः कृष्ण मुरारी मोघे उम्मीदवार हो गए महापौर पद के और चुनाव जीत गए, महापौर रह लिए। उसके बाद उन्होंने इंदौर 4 और बड़वा से विधानसभा की टिकट की कोशिश, लेकिन मौका मिल नहीं पाया। अब खंडवा में जब उपचुनाव होना है, तो मोघे जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा फिर कुलाचे मारने लगी है। वो चाहते हैं कि खंडवा से वो उपचुनाव लड़े, और इसके लिए उन्होंने खंडवा संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों का बाकायदा दौरा कोरोना संक्रमण के हालात का जायजा लेने के नाम पे शुरू कर दिया है। कहीं वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट कर रहे हैं, कहीं मास्क और सैनिटाइजर भेंट कर रहे हैं, कहीं काढ़ा भेंट कर रहे हैं, कहीं कोरोना किट भेंट कर रहे हैं, और उनका सारा ध्यान खंडवा संसदीय क्षेत्र का जो विधानसभा क्षेत्र है उन पर है। वहां खूब आना जाना उनका चल रहा है, जनता की मदद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोघे जी पार्टी उम्मीदवार बनाती है या नहीं बनाती है तो वक्त बताएगा, लेकिन चलिए, इस बहाने कम से कम मोघे जी के मन में लोगों की मदद का जज्बा तो जागा और उनका आउटगोइंग तो शुरू हुआ। ये तो कृष्ण मुरारी मोघे के बारे में कहा जाता है कि उनका आउटगोइंग मतलब खर्चा उनकी डिक्शनरी में है नहीं, लेकिन इस बार कम से कम लोगों को इतना फायदा तो मिल रहा है। आपने लिखा कि जीतू पटवारी बाजी मार गए, तो एम्बुलेंस उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में दे दी। संजय शुक्ला खाली चेक लेकर घूम रहे हैं, उनके पास अभी भी अवसर है, ये क्या माजरा है? नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि संजय शुक्ला के लिए बहुत अच्छा मौका है। जीतू पटवारी ने तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात को तवज्जो देते हुए और राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर 2 वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित कर दी। संजय शुक्ला, आपको ध्यान हो सुनील जी, तो एक खाली चेक काफी दिनों से लेकर घूम रहे हैं। पिछले दिनों वो कलेक्टर मनीष सिंह से भी जब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि खाली चेक के आप इसमें अमाउंट भर लीजिए, मुझे 1000 रेमडेसिविर दे दीजिए, इस शहर के अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा दीजिए, जितना भी पैसा चाहिए वो मैं दे देता हूँ। तो मेरा मानना है कि संजय शुक्ला के लिए बहुत अच्छा अवसर है अपने खाली चेक में अमाउंट भरने का। वो महापौर का आने वाले समय में उन्हें चुनाव भी लड़ना है, तो हो सकता है कि वो अच्छी मदद कर दें। इंदौर के हर विधानसभा अपने विधानसभा क्षेत्र में तो वो देंगे ही देंगे, इंदौर के 8 विधानसभा क्षेत्र में वो 2-2 एम्बुलेंस भी वेल इक्विप्ड भेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास चेक है, चेक पर उनके दस्तखत हैं, उस चेक में उन्हें खाली अमाउंट ही भरना है। ये अमाउंट जो है कहीं ना कहीं ऐसा अमाउंट अगर भरने में आ जाए तो शहर का तो बड़ा फायदा हो जाएगा। सही कहना, पर संजय शुक्ला काफी सक्रिय हैं, उनकी मदद, वे लोगों की मदद भी कर रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अरोड़ा जी के रिटायरमेंट के बाद मध्य प्रदेश के 3 IPS अफसर थोड़े से सुकून में हैं। देखिए, सुनील अरोड़ा जब मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो आपको ध्यान होगा कि हर 2-3 महीने में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को वो तलब करते थे और पूछते थे कि ईडी ने जो रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी थी मध्य प्रदेश के 3 आला IPS अफसरों के खिलाफ, उसमें से मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया। और सुनील अरोड़ा का जो रुख था बड़ा सख्त था, उसने मध्य प्रदेश सरकार की परेशानी को बढ़ा रखा था। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हर बार जाते थे आयोग के सामने और नई नई बात
कागजी खाना पूर्ति जो करते थे वो आयोग को बता के आते थे कि हमने ये कर लिया, हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन आयोग संतुष्ट नहीं होता था। अब सुनील अरोड़ा रिटायर हो गए हैं, उनके स्थान पर दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त आ गए, तो स्वाभाविक है कि जिस मुद्दे पर तीखे तेवर सुनील अरोड़ा ने अपना रखे हैं वो अब भी हाल फिलहाल चुनाव आयोग की प्रायोरिटी पे नहीं है। और इसी कारण मध्य प्रदेश के 3 आला आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर संजय माने, सुशोभन बनर्जी और वी मधु कुमार काफी राहत महसूस कर रहे हैं। मोहम्मद सुलेमान जो कि आने वाले भविष्य के मुख्य सचिव हो सकते हैं, उनकी और मुख्यमंत्री की अंडरस्टैंडिंग में कुछ गड़बड़ी है? देखिए, पिछले 15 दिन में हम 2-3 मौके ऐसे देख चुके हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोहम्मद सुलेमान पर नाराज, सागर से जुड़े एक मुद्दे पर उन्होंने मोहम्मद सुलेमान से नाराजगी जताई, एक अन्य मुद्दे पे उन्होंने फोन करके एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान पे नाराजगी जताई। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री हमने शिवराज सिंह चौहान के पिछले 3 कार्यकाल भी देखे और उसमें मोहम्मद सुलेमान हमेशा अहम भूमिका में रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के चयन में भी उन्होंने कई बार अहम भूमिका निभाई, लेकिन इस बार कुछ शिवराज जी की नजरें बदली सी हैं और उसका खामियाजा मोहम्मद सुलेमान को उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर दर्शाते हैं वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार सुलेमान से खुश नहीं। ललित शाक्यवार को मुरैना का एसपी बनाए जाने से लेकर कटनी के एसपी काफी खुश हैं। देखिए, कटनी के एसपी इसलिए खुश है सुनील जी के पिछले 5 महीनों से उन्हें बंगला खाली होने का इंतजार था। ललित शाक्यवार को जब कटनी से हटा के पुलिस मुख्यालय लाया गया था उसके बाद से उन्होंने बंगला खाली नहीं किया था और मयंक अवस्थी सर्किट हाउस में रह रहे थे। उनके पेरेंट्स कोरोना संक्रमित भी हुए इस दौर में, लेकिन वो मजबूर थे कि बंगला खाली नहीं हुआ था। लोग ये भी जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि ललित शाक्यवार बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। अब ललित शाक्यवार को मुरैना का एसपी बना दिया है तो मयंक अवस्थी बड़े खुश होंगे कि बंगला तो जल्दी खाली हो जाएगा। दूसरा ये कि ललित शाक्यवार के लिए मुरैना एक बड़ी चुनौती है। जो हालात मुरैना में है, जिस तरीके से अवैध रेत और शराब माफिया ने वहां सिर उठा रखा है, उसे नियंत्रण में लाना और वहां के जो जातिगत समीकरण है जो हमेशा वहां के कामकाज को प्रभावित करते रहते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर और गुजर, उसे वो कैसे नियंत्रित कर पाते हैं, ये ललित शाक्यवार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। चर्चा तो इस बात की भी है कि भाई 5 महीने पहले जिन ललित शाक्यवार को कटनी के लिए अनफिट पाया गया था उन्हें अचानक मुरैना जैसे सेंसिटिव जिले के लिए फिट कैसे पाया गया। दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार की राजनीतिक अदावत किसी से छुपी नहीं है, इस पर आपने कुछ लिखा है? देखिए, उमंग सिंघार जब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे, कमलनाथ की कैबिनेट में वन मंत्री थे, तो 2-3 मौके ऐसे आए जब उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ खुलकर मोर्चा संभाला और खुलकर अपनी बातें कही। तो दोनों के बीच में राजनीतिक अदावत तो है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अभी जब उमंग सिंघार संकट में है, उन पर उनकी महिला मित्र की आत्महत्या के मामले में एक मुकदमा दर्ज हो चुका है, ऐसे समय में दिग्विजय सिंह के ओएसडी का सोशल प्लेटफॉर्म पर यह कहना कि इस मामले में तेजी से और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, यह संकेत देता है कि दोनों के बीच में अभी भी बहुत कटुता है, दोनों के संबंध सुधर नहीं पाए हैं और मौके का फायदा लेकर दिग्विजय सिंह के जो पसंदीदा अधिकारी हैं वो उमंग सिंघार पर वार करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। हनी ट्रैप की उस पेन ड्राइव की बात जरूर कर लें जिसने कमलनाथ ने कहा है कि मेरे पास ओरिजिनल पेन ड्राइव। तो मैंने हर कॉलम में मैं अपने दर्शकों के लिए एक वो छोड़ता हूँ क्वेरी कि भाई कमलनाथ के पास जो पेन ड्राइव है, अंदाज लगाइए कि यदि वो सार्वजनिक होती है तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको उठाना पड़ेगा? कमलनाथ के पास तो किसी नौकरशाह को उठाना पड़ेगा, किसी राजनेता को उठाना पड़ेगा या किसी और को उठाना पड़ेगा। ये दर्शकों को के लिए एक मेरा क्वेश्चन है कि कमलनाथ की पेन ड्राइव अगर सार्वजनिक होती है तो नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? ये कॉलम मीडिया की बातें किए बिना अधूरा रहता है और मीडिया की जानकारी, मीडिया जगत के लिए पिछला सप्ताह बड़ा दुखदाई रहा है। इंदौर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष जीवन साहू कोरोना से जंग में जीतते जीतते हार गए। जब वो डिस्चार्ज होने वाले थे, डॉक्टर्स ने उनके सारे पैरामीटर्स को ठीक बताया था, तब अचानक रात से उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हमें छोड़कर चले गए। बहुत अच्छे पत्रकार थे, उनका जो कॉलम है खोजी नजर, वो 30 साल से इंदौर के दैनिक अग्निबाण अखबार में छपता था। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे और सचिव रहे। बहुत अच्छे समन्वयक की भूमिका में हमेशा साहू जी रहते थे। राजकुमार केसवानी के बारे में जितना कहा जाए कम है।
ऐसे पत्रकार अब इस दुनिया में है नहीं। खांटी पत्रकार थे और खाली पत्रकारिता से हटके भी उनका जीवन था और उसमें वो रच बस जाते थे। भोपालियत उनकी रग रग में थी और मतलब जिस अंदाज में एनडीटीवी ने अपने प्राइम टाइम शो में रवीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, वो बताता है कि राजकुमार केसवानी का कद कितना बड़ा था। कॉर्पोरेट हिस्टोरियन और कॉर्पोरेट जगत की अनेक बड़ी खबरों को अखबारों के पन्ने पे लाने वाले प्रकाश पियाणी जी का जाना भी हम सबके लिए बहुत दुखदायी है। ये तीन बड़ी हस्तियां जो मध्य प्रदेश के पत्रकारिता जगत में अपनी एक अलग पहचान रखती थी, हमें छोड़कर चली गई। राजकुमार केसवानी जी के बारे में कई लोगों ने लिखा है, एनडीटीवी ने एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाई, तमाम सारे लेखकों ने लिखा है, लेकिन आपने जो राजकुमार केसवानी जी के बारे में लिखा है वो इतना पढ़ने वाले के अंदर रच बस जाता है कि वो पूरा उसको महसूस करता है, और आपने काफी अच्छा उनके बारे में लिखा है। आप लोगों को वक्त मिले तो जरूर अरविंद तिवारी जी की फेसबुक वॉल पर उसको पढ़िएगा। सुनील जी, मुझे अपने करियर में राजकुमार केसवानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे पत्रकार बहुत कम हैं जो नए पत्रकारों को सिखाने की पहल करते हैं, और वस्तुतः वो बिरले पत्रकार थे और उन्होंने वर्ल्ड के मैप पे मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान दिलवाई। और मैंने तो लिखा ही है कि अपना टाइगर तो चला गया। सही। भोपाल जर्नलिस्ट क्लब ने बहुत अच्छी पहल की है। भोपाल जर्नलिस्ट क्लब ने बहुत अच्छी पहल की है। उन्होंने राजकुमार केसवानी, शिव अनुराग पटेरिया और कमल दीक्षित जी की स्मृति में पत्रकारिता से जुड़े 3 पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। मैं भोपाल जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता का आभारी हूं कि उन्होंने अपने दिग्गज साथियों की स्मृति को हमेशा ताजा रखने के लिए और नए पत्रकारों को इनसे कुछ सीखने का मौका मिले, एक बड़ा जो है निर्णय लिया। तो मीडिया जगत की ये बड़ी खबरें भी थी, इसके अलावा भी अरविंद जी कुछ खबरें आपके पास और भी है मीडिया जगत की? दिल्ली के अनिल कुमार को लेकर भी कोई खबर आपने लिखी है, पत्रकार दिल्ली के? हाँ, बहुत अच्छी पहल इस दौर में, कोरोना के दौर में एक अच्छी पहल दिल्ली के पत्रकार साथी अनिल कुमार ने की है। उन्होंने जो पत्रकार साथी कोरोना के दौर में दिवंगत हुए हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन में कोई कमी ना आए, उसके लिए उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाई है। अलग अलग प्रदेशों के पत्रकारों को जोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने पंकज मुकाती जी को अपने साथ लिया, और हमने इंदौर प्रेस क्लब ने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि जहां भी आपको मदद लगेगी हम आपकी मदद करेंगे। अच्छी पहल है, स्वागत योग्य पहल है, और इस दौर में यह पहल होना ही चाहिए। अरविंद तिवारी जी ने काफी सारी बातें मीडिया जगत की, पत्रकारिता जगत की, राजनीतिक क्षेत्र की और साथ में प्रशासनिक क्षेत्र की भी आप सब लोगों को दी है, और काफी गहरी पकड़ अरविंद तिवारी जी इन सब बातों पर रखते हैं। बहरहाल अरविंद जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।